अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ गूगल्स लाइसियम का। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। और गूगल्स लाइसियम पिछले एक साल से यानी लास्ट ईयर 2022 में भी हमने एमफिल और पीएचडी की फ्री फ्री प्रिपरेशन करवाई थी। लास्ट ईयर तकरीबन 4 से 5 क्लासेस रखी थी। और इस साल हमने तकरीबन पहले 10 से 15 क्लासेस फ्री रखी। फिर एक पेड सेशन आया जिसकी फी थी 500। फिर दोबारा अगस्त में हमने फ्री क्लासेस रखी। दोबारा 3 4 फ्री क्लासेस हुई थी अगस्त में। ठीक है। तो गूगल लाइसेंस जो है वो फ्री गाइड करती है स्टूडेंट्स को एमफिल और पीएचडी के टेस्ट के हवाले से, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट लें तो। अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लें तो फिर हम गाइड नहीं करते, तो फ्री गाइड नहीं करते। तो पेड सेशन जुलाई में इसलिए किया था कि फ्री क्लासेस जो है वो स्टूडेंट से बर्दाश्त नहीं होती। स्टूडेंट्स कहते हैं हमसे पैसे लोगे तो फिर हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का टेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट आ गया। यानी पहले आप 3 टेस्ट हुए हैं टोटल। पहले पहला टेस्ट हुआ जून के अंदर, फिर दूसरा टेस्ट हुआ जुलाई के अंदर, फिर तीसरा टेस्ट हुआ अगस्त के अंदर। तो 3 टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 3 टेस्ट हो चुके हैं। अब एमफिल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और पीएचडी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट में मिनिमम 50 या 50 से ज्यादा नंबर आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी 50, जिसके कम से कम 50 नंबर आए हैं वो एलिजिबल है अप्लाई एमफिल में अप्लाई करने के लिए। एमफिल में अप्लाई करने के लिए कम से कम 50 नंबर चाहिए। 0 से लेके 49 मार्क्स जिस बच्चे के एमफिल के टेस्ट में आए हैं वो एमफिल के लिए अब अप्लाई नहीं कर सकेगा। एमफिल टेस्ट में सॉरी एमफिल के एडमिशन के लिए वही अप्लाई कर सकेंगे जिनके 50 या 99 तक मार्क्स आए हैं। ठीक है। 100 तो किसी के आ नहीं सकते। तो 50 से लेके 99 मार्क्स तक जिसके भी आए हैं वो स्टूडेंट जो है वो एमफिल के लिए अप्लाई कर सकता है। पीएचडी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो पीएचडी में वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके कम से कम 70 मार्क्स हैं। तो 70 से लेके 99 मार्क्स तक जिनके आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। और पीएचडी में कौन नहीं कर सकता? जिसके 0 से लेके 69 तक मार्क्स आए हैं वो पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकता। देखें, एडमिशन टेस्ट देने से आपका अप्लाई नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट ये समझे कि उसने जस्ट टेस्ट दिया है तो उसका अप्लाई भी हो गया और उसका नाम मेरिट लिस्ट में भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। जो बच्चे टेस्ट पास कर लेते हैं फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन में अप्लाई करने के लिए। ये वैसे स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती की बात होती है कि स्टूडेंट इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के ज्यादा टेस्ट देते हैं और हर साल उन्हें दोबारा टेस्ट देना पड़ता है एमफिल का, अगर उन्होंने हर साल एमफिल में अप्लाई करना है। होना तो यही चाहिए कि एक ही दफा टेस्ट हो और वो तमाम यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाए। तो अब आप लोगों का टेस्ट हो चुका है, आप लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है। अब जो लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा जो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह करना है और कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ करूंगा। सबसे पहले आपने यूएएफ लिखना है गूगल पे। गूगल पे ऊपर जाना है और यूएएफ लिखना है। यूएएफ लिखने के बाद अच्छा अप्लाई आप लोगों ने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर करना है, मोबाइल के ऊपर अप्लाई नहीं करना। मोबाइल से अप्लाई नहीं करना, आपका अकाउंट जो है करप्ट हो जाएगा। फिर कहाँ से ठीक करवाते फिरोगे? तो आपने फिर ये यूएफ आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है। अब ये आपके पास पोर्टल जो है वो आ गया। ठीक है। सबसे पहली चीज है टू अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इधर आपने क्लिक करना है।
और क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आ गया। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है, लास्ट डेट एडमिशन में अप्लाई करने की 11 सितंबर 2023। यानी आप लोगों ने हर हाल में 11 सितंबर 2023 तक अप्लाई करना है, यानी अगले मंडे तक अप्लाई करना है। आज ट्यूसडे है, इस वीक में बैंक में फीस जमा होगी तो आपके पास 3 दिन है, बुध जुमे रात जुमा। क्योंकि मंडे को हो सकता है कि वेबसाइट करप्ट हो जाए, रश बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा मशवरा यही है कि फ्राइडे तक आप लोग अप्लाई कर लो, ठीक है, बजाय कि लास्ट डेट का इंतजार करो। तो लास्ट डेट तक ना जाना, वेबसाइट में इशू आ जाता है, आपके अकाउंट में इशू आ सकता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करो, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करो, ताकि अगर कोई इशू वगैरह आता है तो आप जल्दी सोल्व करो। 13 सितंबर को जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, 13 सितंबर को जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाएगी, ठीक है, 13 सितंबर को मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अब 13 सितंबर को मेरिट लिस्ट लगेगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, लॉगिन कर देना है, ठीक है, लॉगिन आप लोगों ने कर देना है, ठीक है, लॉगिन जो है वो आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह का आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सबसे पहले लिखे होंगे नंबर। कुछ बच्चों ने टेस्ट 1 दिया होगा, कुछ ने टेस्ट 2 भी दिया होगा, कुछ ने 3 के 3 टेस्ट दिए होंगे। तो आपके मार्क्स कौन से काउंट होंगे? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। जिस टेस्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे। आपने नहीं बताना कि मेरे पहले टेस्ट के नंबर इंक्लूड करो, मेरे दूसरे के करो, मेरे तीसरे के करो। जिस टेस्ट में भी आपके ज्यादा नंबर हैं, जिस टेस्ट में भी आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो कंसीडर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, जनरेट न्यू वाउचर के ऊपर क्लिक किया, वाउचर आपके पास आ गया, ठीक है, वाउचर आपके पास आ गया। वाउचर जो आपके पास पहला आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, लिखा होगा प्रिंट वाउचर। रुके एक जरा, मैं ना आपको पिक्चर दिखाता हूँ किस तरह की आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, ये आपके पास इस तरह का आ जाएगा कि प्रिंट वाउचर, ठीक है, प्रिंट वाउचर। आपने जितने कैंपसेस में अप्लाई करना है या जितनी डिग्रीज में अप्लाई करना है, उतनी फीस उतने वाउचर आपने जमा करवाने हैं। एक वाउचर की एमफिल की फीस 1000 रुपये है, और पीएचडी की पता नहीं 2000 है या 1000 है, ठीक है, पीएचडी की शायद 2000 है। तो जितनी भी डिग्रीज में आपने अप्लाई करना है, वो आपने उतने जो है वाउचर पे करने हैं। वो भी मैं आपको सारा समझाता हूँ कि कितने वाउचर आप पे करेंगे। तो आपने एक वाउचर का प्रिंट ले लिया, बैंक जाना है, एमसीबी बैंक में जमा हो जाएगा, अलाइड बैंक में जमा हो जाएगा, एचपीएल बैंक में वो जमा हो जाएगा, ठीक है, एमसीबी, अलाइड और एचपीएल। फिर भी वाउचर के ऊपर पढ़ लीजिएगा कि किस किस बैंक का लिखा हुआ है, ये ना हो कि अब बैंक बदल दें। तो यूनिवर्सिटी वालों का पता भी नहीं लगता, बैंक बदल भी सकते हैं। तो जरा वाउचर के ऊपर पढ़ लीजिएगा कि बैंक का क्या नाम लिखा है। प्रिंट वाउचर हो गया। प्रिंट वाउचर होने के बाद आप बैंक गए, बैंक में जाके आपने वाउचर पे किया। जब आपका वाउचर पे हो जाएगा तो फिर आ जाएगा अप्लाई की ऑप्शन। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई की, ठीक है, यानी आपने एक वाउचर पे किया है, तो एक वाउचर पे करने पे एक अप्लाई की ऑप्शन आएगी। 2 वाउचर पे करोगे तो दो की ऑप्शन आएगी। अच्छा, वाउचर अगर आपने 2 पे करने हैं ना, तो फिर आपने 2 जनरेट करने हैं, 2 वाउचर जनरेट करने हैं। ये नहीं कि एक ही वाउचर को 2 दफा पे करना है, इस तरह नहीं करना। हर वाउचर का अपना अपना वाउचर नंबर होगा, ये इस चीज का ध्यान रखना। ये ना हो कि बैंक वाले आपको चूना लगा दें कि आप एक ही वाउचर का प्रिंट लेके उसकी फोटो कॉपी करवा लो, और 1000 रुपए की जगह बैंक वाले को 2000 दिया, वाउचर तो आपका एक ही पे होगा। तो हर वाउचर का अपना वाउचर नंबर है। तो जो भी आप वाउचर पे करेंगे, उसके वाउचर पे होने के बाद अप्लाई की ऑप्शन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई के ऊपर करना है क्लिक, ठीक है,
ये अप्लाई जो है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने कर देना है क्लिक। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब ये आ गया आपके पास कि आपकी टर्मिनल डिग्री, जिस तरह मेरी टर्मिनल डिग्री थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये मैंने पिछले साल वीडियो बनाने के लिए मुझे टेस्ट भी देना पड़ा, मुझे अप्लाई भी करना पड़ा, ठीक है। मेरा नाम भी मेरिट लिस्ट में आ गया था। हालांकि मैंने 3 साल बाद हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर का बगैर पढ़े पेपर दिया था, लेकिन फिर भी 66 मार्क्स आ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बगैर पढ़े ही जो था वो पेपर दिया था, ठीक है। 1000 MCQ उसकी फाइल भी नहीं थी देखी। तो 4 साल की डिग्री में जो पढ़ा था 2015 से 2019 तक, वही काम आ गया, ठीक है। 2022 में मैंने ये टेस्ट दिया था ताकि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को गाइड करने के चक्करों में मैंने कोई अपने 5-6 हज़ार लगा दिए। तो मेरी जो टर्मिनल डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में टर्मिनल डिग्री, इसी तरह आप लोगों की भी टर्मिनल डिग्री यहाँ पे लिखी होगी कि ये आपकी टर्मिनल डिग्री है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आई सिलेक्ट कैंपस की, ठीक है। अब आप लोगों ने जिस कैंपस में अप्लाई करना है ना, एक वाउचर पे आप एक ही कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। एक वाउचर पे एक ही कैंपस में अप्लाई होगा, और एक वाउचर पे एक ही डिग्री में अप्लाई होगा, ठीक है। तो दो कैंपसेस में अप्लाई करना है तो दो वाउचर चाहिए, दो डिफरेंट डिग्रीज में अप्लाई करना है तो दो वाउचर चाहिए, ठीक है। तो दो कैंपस में अप्लाई करना है तो दो वाउचर चाहिए, दो डिफरेंट डिग्रीज में अप्लाई करना है तो दो वाउचर चाहिए। तो यानी हर वाउचर का अपना वाउचर नंबर लहदा लहदा, ये भी बात याद रखना, एक ही वाउचर को दो दफा पे ना कर देना, ठीक है। वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि वो आपका तो एक ही वाउचर काउंट होगा, दूसरे के तो आपने हराम करने हैं पैसे। तो इधर आपने करना है जी सिलेक्ट कैंपस, मेन कैंपस में अप्लाई करना है, पार्स में करना है, जिसमें भी करना है, यहाँ पे करना है सिलेक्ट कैंपस। डिग्री प्रोग्राम, जो भी डिग्री प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट करना है आपने, किस में अप्लाई करना है जी, एमफिल में करना है, पीएचडी में करना है, जिसमें भी करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी डिग्री में करना है। फिर डिसिप्लिन आपने अपना सिलेक्ट करना है, जोलॉजी में करना है, बॉटनी में करना है, किस में करना है, उसको जो है वो आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस के अंदर देखें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेन कैंपस में अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन कैंपस में मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड पे भी अवेलेबल होंगे। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मेन कैंपस में जस्ट मॉर्निंग और इवनिंग पे अवेलेबल हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग में अगर आपने अप्लाई करना है तो एक कैंपस में एक डिग्री में मॉर्निंग इवनिंग में अप्लाई करने के लिए जस्ट एक वाउचर चाहिए। अगर आप यहाँ इस बॉक्स को आपने अच्छी तरह देखना है, इस बॉक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है, ठीक है। इस बॉक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है। अच्छा, एक सवाल है, एमफिल और एमएस में से कौन सी चीज बेहतर है? एमफिल और एमएस दोनों ही बेहतर हैं, दोनों सेम चीजें हैं। मैं आपको कहूँ कि एक आपके पास राइट ईयर है, एक आपके पास लेफ्ट ईयर है, तो इसका मतलब यही है कि आपके दो कानों की बात कर रहा हूँ। तो एमफिल हो या एमएस हो, सेम चीजें हैं, ठीक है। वो उस चीज में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो एमफिल कहूँ या एमएस कहूँ, सेम है, ठीक है। तो कुत्ते को कुत्ता कह लो या कुत्ते को टॉमी कह लो, रहना उसने कुत्ता ही है। तो एमफिल कह लो या एमएस कह लो, होनी वो एमफिल ही है, ठीक है। तो वो जो है मास्टर्स ऑफ फिलोसफी ही होगी। तो अब मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। मॉर्निंग, अब देखो फॉर एग्जांपल जोलॉजी है या बॉटनी है या केमिस्ट्री है, तो मेन कैंपस में मॉर्निंग में भी अवेलेबल है, इवनिंग में भी अवेलेबल है। तो अगर आपने मेन कैंपस में मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई करना है तो यहाँ पे दोनों के ऊपर टिक लगा देना, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के ऊपर जो है वो टिक लगा देना। अगर आपने कुछ स्पोर्ट्स को करिकुलर पे भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे टिक लगा देना, ठीक है। अगर सेल्फ फाइनेंस का अवेलेबल हुआ, बॉक्स आया, तो कुछ ऐसी डिग्रीज भी होंगी जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का होगा, तो यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना। अब मॉर्निंग इवनिंग का कौन कौन सी डिग्रीज है, मेन कैंपस में कौन कौन सी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। और कौन सा बच्चा किस किस डिग्री में अप्लाई कर सकता है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। अभी पहले फॉर्म के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बात डिटेल से करेंगे कि मॉर्निंग में और इवनिंग में मेन कैंपस में क्या चीजें अवेलेबल है, पार्स कैंपस में क्या अवेलेबल है, पार्स और मेन कैंपस में क्या फर्क है, ठीक है। फैसिलिटीज का क्या फर्क है, हॉस्टल वगैरह का क्या फर्क है, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं।
उसके बाद ये डिग्री प्रोग्राम आपने जरूर टिक करना है। तो मेरा मशवरा ये है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के ऊपर टिक लगाना। ठीक है, अकेला मॉर्निंग के ऊपर ना लगाना, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के ऊपर टिक लगाना अगर इवनिंग की अवेलेबल हुई। ये जो स्टेटस डिजायर्ड है ना, इससे क्या मुराद है? देखो, कुछ कोटाज है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के कुछ कोटा होते हैं। जिस तरह पहला कोटा क्या है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन है ना, यूई से मुराद है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन है उनके बच्चों का कोटा होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये अगर अगर आपके कोई फादर या मदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे भी टिक लगा दें। ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सीट्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वो टिक टिक लगा सकते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते, जो बाहर से आए हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी में लगा सकते हैं। या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं और वो पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के साथ रजिस्टर है, कोई इस तरह का कोई सीन होता है। ठीक है, तो वो जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इसमें कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सन एंड डॉटर, इसका अलहदा कोटा है। फिर आर्मी नॉमिनी, आर्मी के भी लोग आते हैं एमफिल करने यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में न्यूट्रिशन में। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में फौजी भी आते हैं पढ़ने के लिए। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हर साल एक एक दो फौजी आते हैं, हर साल एक दो आर्मी ऑफिसर जो हैं वो एमफिल करते हैं यहाँ से। तो कैप्टन मेजर रैंक के जो बंदे हैं वो आर्मी के यहाँ पे पढ़ने आते हैं, आर्मी सर्विसेज कोर के। उसके बाद डिसेबल कोटा, अगर कोई बच्चा डिसेबल है, आजाद जम्मू कश्मीर नॉमिनी है। ठीक है, ये उधर के नॉमिनी करेंगे, जो आजाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वही कर सकते हैं। अदर प्रोविंस वाले, ठीक है, कोटा है फॉरेन स्टूडेंट्स का है, एचईसी नॉमिनी वगैरह है, तो जो इस कोटे में एलिजिबल है वो इस पे टिक लगा दे। ठीक है। तो उसके बाद टर्मिनल डिग्री का आपने डाटा बताना है जी। टर्मिनल डिग्री का आप लोग डाटा बताएंगे। ठीक है, ये टर्मिनल डिग्री का आप लोग डाटा बताएंगे। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जो यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं वो अपना एजी नंबर लिखेंगे। वही जो यूनिवर्सिटी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो अदर को सिलेक्ट कर लें। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो उस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लें जिसके साथ उनका कॉलेज एफिलिएट है। ठीक है, उनका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है वो उसका नाम जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे क्या है जी, पासिंग ईयर, किस साल में आपकी पास हुई है। अच्छा, कुछ बच्चों का 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, वो टोटल मार्क्स के अंदर 0 0 कर दें, ऑब्टेन मार्क्स में 0 0 कर दें। और 7वें सेमेस्टर तक यहाँ पे टोटल CGPA 4, और 7वें सेमेस्टर तक जो भी CGPA बनती है ऑब्टेन CGPA, वो यहाँ पे लिख दें जिनका भी 8वें का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। एचईसी नोमिनी क्या है, ये एचईसी वालों की तरफ से नॉमिनेट होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाले आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो किस तरह होता है। वो ये अलहदा कोटाज हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद वाले गाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका क्या हिसाब किताब है। तो नईमा खान वेट करें अभी, वेट करें वेट। उसके बाद आगे आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने सबमिट कर दी एप्लीकेशन, फिर आपने प्रिंट ले लेना है, उसका प्रिंट लाजमी लेना है। ठीक है, सोए नहीं रहना, उसी टाइम प्रिंट इसका ले लेना है, उसकी PDF उसी टाइम सेव कर लेनी है। तो प्रिंट जो है वो आप लोगों ने उसी टाइम ले लेना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे है अपडेट अटैचमेंट, इसको आप लोगों ने लाजमी अपडेट करना है। अपडेट अटैचमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं अपडेट अटैचमेंट में। ठीक है, अपडेट अटैचमेंट में क्या चीजें हैं? 3 चीजें अपडेट अटैचमेंट में। एक तो जी आपकी ग्रेजुएट ग्रेजुएट इमेज, ये एक तो आपकी तस्वीर होगी। ठीक है। अच्छा, जब मैंने एमफिल का टेस्ट दिया था ना, तब मैंने अटैचमेंट को पूरी नहीं था किया, यानी मैंने अपनी पिक्चर लगाई नहीं थी। ये तो अप्लाई करते हुए मैंने अपनी पिक्चर लगाई। तो यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, जो कैंडिडेट इमेज। ठीक है, यानी जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसने अपनी यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। टर्मिनल डिग्री से मुराद आखिरी डिग्री है। जिसका अभी 8वें सेमेस्टर की DMC नहीं आई, वो प्रोविजनल लगा दे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल जाता है। मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाया था, मैंने जब अप्लाई किया था पिछले साल, तो मैंने प्रोविजनल लगाया था। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी के जो फैसलाबाद में जस्ट देखने के लिए अप्लाई किया था कि इसका प्रोसेस क्या है, मैंने एडमिशन नहीं था लिया। ठीक है, कोई ये ना समझे कि मैं वहां से एमफिल कर रहा हूँ।
तो मैंने वहां पे एडमिशन नहीं था लिया एमफिल में, जस्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए सारे का सारा प्रोसेस किया था कि तरीकाकार सारे का सारा क्या होता है। ठीक है। डीएमसी अगर 2 पेजेस की होती तो फिर क्या करें? जो आखिरी पेज होता है ना, जो लास्ट पेज होता है जिसके ऊपर 7वें 8वें का लिखा होता है, वो करना है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं, डीएमसी भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के अभी 8वें का रिजल्ट नहीं आया, उनके पास डीएमसी नहीं है, तो वो सातवें सातवें सेमेस्टर तक की जो है वो सीजीपीए वाला जो पेज है उसको अपलोड कर दे, 7वें सेमेस्टर वाला जो पेज है उसको अपलोड कर दे। ठीक है। जिसके 4 पेजेस हैं वो लास्ट पेज को अपलोड करना है, जी बिल्कुल। जिसके ऊपर 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट मेंशन है वो करना है, आखिरी पेज करते होते हैं जो, जिसके ऊपर आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट हो, वो अपलोड करना है आप लोगों ने। फिर आपने अपना नीचे तीसरी तस्वीर कौन सी अपलोड करनी है? नीचे आप लोगों ने करना है, ठीक है, नीचे आप लोगों ने करना है सीएनएसी या बेव फॉर्म। ठीक है, सीएनएसी या बेव फॉर्म की पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, एक सवाल है सर, टोटल सीजीपीए ना मेंशन हो लास्ट पे तो देखो, आप अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज वालों से राब्ता करें, उनसे पूछें कि आपकी सीजीपीए कैलकुलेट किस तरह होती है। उनसे तरीकाकार, उनसे फॉर्मूला पूछ के तो पहले से लेके 7वें सेमेस्टर तक की जो सीजीपीए है वो खुद कैलकुलेट कर लें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अपने अपने कॉलेजेस वालों को इतनी फीसें भरते रहे हैं। ठीक है। तो मेंशन्ड है डीएमसी में भी। अच्छा जी। तो इतनी इतनी फीसें आप लोग कॉलेजेस को भरते रहे हैं, तो उन्हें कहें कि जो है ना वो बताएं तरीकाकार। ठीक है। खुद कैलकुलेट करके लास्ट पे खुद ही लिख दें। देखो, सीजीपीए वो लिखनी है कि जो ठीक भी हो। ठीक है, सीजीपीए वो लिखना जो ठीक भी हो, गलत सीजीपीए ना लिखना। ठीक है, अपने आप से आपकी बनती हो 3.22 बनती हो, आप 3.8 बना के बैठे हो। ठीक है, 3.8 लिख दो। अच्छा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे रही तो डीएमसी की पिक्चर अपलोड कर दो। ठीक है। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो डीएमसी की पिक्चर अपलोड कर दो। ठीक है। अब ये आपने जब कर लेना है ना, तो फिर आपका वो आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये देखें जी, ये मेरा आ गया था एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अगर पहले किसी ने प्रिंट नहीं किया, तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके तो प्रिंट ले लें। ठीक है। अब अब आपका, अब 13, अब आपका हो गया अप्लाई। अब आप लोगों का अप्लाई हो चुका है, मुबारक हो, अब आप लोगों का अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद क्या होगा? 13 सितंबर को, 13 सितंबर को लगेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है। 13 सितंबर को क्या लगेगी? 13 सितंबर को लगेगी मेरिट लिस्ट। जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपने रिजल्ट किस तरह चेक करना है, या अपना मेरिट किस तरह चेक करना है? तो आपने इसी तरह पोर्टल के ऊपर आना है, टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह लगाना है, लॉगिन करना है, और आपकी मेरिट लिस्ट आप अपने अकाउंट से देख सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने कोई फाइल अपलोड नहीं करनी होती। यहीं पे, इसी इसी यहाँ पे ही लॉगिन करके मेरिट लिस्ट आप लोगों को नजर आएगी। जो मेरिट लिस्ट होती है वो इधर से ही नजर आनी है आपको। ठीक है। तो 13 सितंबर को मेरिट लिस्ट आप लोगों को इधर ही लॉगिन करके नजर आएगी। ठीक है। तो पूरी की पूरी वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है। मेरिट लिस्ट के ऊपर वो न्यू लिखा होगा, ये मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करना 13 सितंबर को, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो मेरिट में नाम आया नहीं आया। अब दूसरी बातें जरा गौर से सुन लें। जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए ना, तो फिर क्या करना है? मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है? आपने लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन किया तो मेरिट लिस्ट में नाम आया, वहीं पे ही आपने आपने होम पे जाना है, या वहीं पे आपको चलान फॉर्म मिल जाएगा। यानी लॉगिन करके अपना ईमेल पासवर्ड लिख के आपके पास आ जाएगा चलान फॉर्म, फीस का चलान। वो आपने फीस का चलान करवाना है जमा। ठीक है, फीस आपने करवानी है जमा। ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने के बाद अभी आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवाने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके जमा होंगे मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है क्या करना है, आप लोगों ने वो चालान जमा करवाना है, अपनी फीस जमा करवानी है एमफिल की। एमफिल की जो पेड चालान है वो आपने अपने पास रखना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज को अटैच करना है। ठीक है, फोटो कॉपीज की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल नहीं।
फोटो कॉपीज जो होंगी उनको अटैच करना है आप लोगों ने, और डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज को अटेस्ट भी करवाना है। ठीक है, अटेस्ट कौन करता है? कोई भी गवर्नमेंट का गजटेड ऑफिसर जो है वो अटेस्ट कर देगा आपको। यानी कोई भी गवर्नमेंट का ग्रेड 16 17 का जो ऑफिसर है, उससे आप टेस्ट करवा सकते हैं। किसी लेक्चरार से टेस्ट करवा लें, असिस्टेंट प्रोफेसर से टेस्ट करवा लें, ठीक है, किसी असिस्टेंट कमिश्नर से टेस्ट करवा लें, या किसी असिस्टेंट से टेस्ट करवा लें। जो असिस्टेंट की ग्रेड 16 की पोस्ट आती है ना, जिसको आप बड़ा मामूली सा समझते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कर सकता है। जिसकी जिसकी तैयारी का मैं आपको बार बार कहता हूँ कि तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, और आप लोग जो है वो बैच भी ज्वाइन नहीं करते और अप्लाई भी नहीं करते, तैयारी भी नहीं करते, वो असिस्टेंट भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ग्रेड 16 17 का कोई भी गस्टेड ऑफिसर जो है वो अटेस्ट कर देगा। ठीक है, अपने आसपास आपके आसपास काफी गवर्नमेंट के मुलाजमीन होने हैं, बेशक वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन ग्रेड 16 17 का गस्टेड ऑफिसर होना चाहिए, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से करवा लेना। जो जो गवर्नमेंट हाई स्कूल का, यानी जो एजुकेटर जो 17th ग्रेड का है या 16 ग्रेड का, उसे करवा लेना, या किसी भी गवर्नमेंट के 16 17 ग्रेड के ऑफिसर से जो है वो करवा लेना। तो आपने सरकारी मुलाजमीन से टेस्ट करवाने होते हैं। ठीक है, बेशक आपने यूनिवर्सिटी कच्चे फैसलाबाद से डिग्री की है या किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री किया, डॉक्यूमेंट सबने जमा करवाने। जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सब ने फॉलो करना है। ठीक है, आपने अगर यूनिवर्सिटी कच्चे फैसलाबाद से बीएस किया था तो आपने यूनिवर्सिटी खरीद नहीं ली। तो आपने अब न्यू डिग्री में अप्लाई करना है, तो अब आपने न्यू नए तरीके से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, नए डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। तो ये तरीकाकार जो है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होता है? आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट ले लिया, उसके साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और जो फी वाउचर पे किया है वो साथ ओरिजिनल अटैच करना है। अब आप लोगों ने, मैं कल ना यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद से पूछ लूंगा, बल्कि अभी पूछने की जरूरत नहीं है, जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब मैं पूछ लूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म एक ही चाहिए या तीन उसके प्रिंट लेने हैं। ठीक है, अभी सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन मैंने फीस जमा नहीं थी करवाई। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें जमा करवा लेनी है, आप लोगों ने सारी चीजें अरेंज कर लेनी है। यूनिवर्सिटी एक अच्छा फैसलाबाद जाना है आपने, यूएएफ में जाना है। ठीक है, ये फीस वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके, आप फीस आपने पहले जमा करवा लेनी है। बेशक अपने आसपास के किसी बैंक में जमा करवा लो, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जमा करवानी हुई तो करवा लेना, लेकिन इतने ज्यादा पैसे जो है वो घुमा ना लेना, कहीं रास्ते में फेंक ना लेना। तो आपने फीस जमा करवा ली, फीस जमा करवाने के बाद आपने यूएएफ जाना है। यूएएफ, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद जाना है। अब वहां पे जाके आप लोगों ने जो डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज है, डीजीएस, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज, यहां से आप लोगों ने 50 रुपए का पहले मिलता था GS10 फॉर्म। जो एमफिल में जिन बच्चों ने अप्लाई करना है ना, या पीएचडी में अप्लाई करना है, उन्होंने GS10 फॉर्म लेना है डीजीएस से। या तो आपको डीजीएस से मिलेगा, या फिर जो मिनी मार्केट है, जो मेन मार्केट है, वहां पे सदीकिया फोटोकॉपी शॉप है। तो सदीकिया फोटोकॉपी शॉप या डीजीएस, डीजीएस से ही मिलता है। मे बी सदीकिया फोटोकॉपी शॉप पे भी रखवा दें, लेकिन मिलता डीजीएस या डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज से जो है आपको GS10 मिलेगा। पहले 50 रुपए का था, अब महंगाई होगी तो 100 रुपए का ना कर दिया हो। आप लोगों ने ये फॉर्म लेना है। ठीक है, ये फॉर्म जो है वो आप लोगों ने लेना है, और जिस डिपार्टमेंट में आप लोगों का नाम आया है, यानी आप लोगों ने एमफिल जोलॉजी में अप्लाई की है, बॉटनी में किया है, आपने मेन कैंपस में ही होना है, तो आपने मेन कैंपस में ही चले जाना उस डिपार्टमेंट में। जोलॉजी बॉटनी है जो भी है, उस डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड के ऊपर जो पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे एमफिल पीएचडी वालों को, उनकी एक लिस्ट लगी होगी। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स की लगी होगी एक लिस्ट कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। आप लोगों ने उनमें से सब्जेक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि आपके 12 क्रेडिटोर्स बन जाएं। यानी आपने 12 क्रेडिटोर्स तक उसमें से सब्जेक्ट चूज करने हैं। कोई सब्जेक्ट 3 क्रेडिटोर का होगा, कोई 4 क्रेडिटोर का होगा, कोई 2 क्रेडिटोर का होगा, कोई 1 क्रेडिटोर का भी हो सकता है। तो आपने जो पहले सेमेस्टर वाले जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी,
ठीक है। जो आपके जो लिस्ट, आपके जो सब्जेक्ट्स पे लिस्ट होगी ना, उसमें हो सकता है कि 3 वाला भी हो, 4 वाला भी हो, 2 वाला भी हो। आपने 12 पूरे करने हैं। यानी बेशक 3 3 वाले 4 सब्जेक्ट्स रख लो, 4 क्रेडिट और वाले दो, और एक 3 क्रेडिट और वाला रख लो, एक 2 क्रेडिट और वाला रख लो। आपने 12 क्रेडिट और पूरे करने हैं। आपने क्या करना है, अपने 12 क्रेडिट और पूरे करने हैं। वो सब्जेक्ट्स के आपने नाम लिखने हैं GS10 के ऊपर। उस लिस्ट के आगे उस टीचर का भी नाम लिखा होगा जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, उस टीचर का नाम भी लिखा होगा जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, उस टीचर का नाम भी। फिर आपने जो सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर उस टीचर के पास जाना है जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ाना है। फिर वो टीचर आपके GS10 के ऊपर साइन करेगा। सब्जेक्ट का नाम लिखते हुए एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट का जो कोड है वो करेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के जो नाम के स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका GS10 जाया हो जाएगा। एक नुक्ते की भी गलती हुई सब्जेक्ट कोड में या सब्जेक्ट के नाम में तो बहुत जलालत है, बहुत जलालत है। ठीक है। UG फॉर्म में तो फिर भी आपकी BS में बचत हो जाती थी, GS10 में कोई बचत नहीं है। एक नुक्ते की भी गलती होगी तो बहुत जलील करते हैं यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। ठीक है, बहुत जलील करते हैं। तो काइंडली सब्जेक्ट का कोड लिखते हुए, सब्जेक्ट का नाम लिखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल वो लिस्ट के मुताबिक आप लोगों ने लिखना है। सब्जेक्ट का कोड क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिर वो सब्जेक्ट जिस टीचर ने पढ़ाना है उसके पास जाना है और उससे साइन करवाने हैं। जब आपने GS10 के ऊपर जब 12 क्रेडिट और पूरे कर लिए, तमाम टीचर्स के साइन हो गए, फिर उसके बाद जो है वो आपने जाना है DGS दोबारा, DGS डायरेक्टरेट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज आपने दोबारा जाना है। और फिर आपका GS10 एप्लीकेशन फॉर्म और तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अकेला जमा होना, बल्कि GS10 भी जमा होना है। तो GS10 भी आपने लाजमी लास्ट डेट, मतलब लास्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद, देखो मेरिट लिस्ट लगनी है 13 सितंबर को, तो वो आपको एक लास्ट डेट देंगे 15 सितंबर या 16 सितंबर, कि 15 सितंबर या 16 सितंबर तक अपनी फीस जमा करवाओ। अब 15 सितंबर या 16 सितंबर का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने फीस जमा करवानी है। 15 सितंबर 16 सितंबर का ये मतलब होगा कि आपने अपना GS10, फीस, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ 15 तारीख तक या 16 तारीख तक जमा करवाना है। जस्ट फीस, आपको यही लग रहा होगा, बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स को यही लग रहा होता है कि जस्ट हमने फीस जमा करवानी है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि जस्ट हमने फीस जमा करवानी है। जस्ट फीस जमा नहीं करवानी होती, GS10 भी जमा करवाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी जमा करवाना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं। ठीक है, फीस चालान भी जमा करवाना है उसी डेट के अंदर अंदर। ठीक है, उस डेट से बाहर नहीं। ठीक है, उस डेट से बाहर नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, उस डेट से बाहर नहीं जाना आप लोगों ने। अब ये एक GS10 का हो गया। ठीक है, एक तो GS10 में बहुत जलालत है। आप लोगों ने क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले भी, हफ्ता पहले भी मैंने आपको कहा था कि अपनी फीस अरेंज करो। जैसे ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, जैसे ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, अपनी फीस जो है वो आप लोग जमा करवाओ फौरन। और लास्ट डेट का वेट नहीं करना, एज अर्ली एज पॉसिबल GS10 वाला काम करना है। बहुत जलालत वाला काम है ये, पूरा दिन इसमें लग जाता है। ठीक है, बहुत भगाते हैं पूरा। अच्छा, पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि GS10, ये मैंने आपको बता दिया कि GS10 नाम की भी चीज है जो जमा होगी। तो आप लोगों ने हिम्मत करके जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल करना है, क्योंकि ये बहुत जलालत वाला काम है। तो एक पूरा दिन इसके लिए लग जाता है। तो सुबह 8 बजे आपने काम करनी है, 9 बजे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है वो उस दिन कंप्लीट होगा। क्योंकि टीचर्स के साइन करवाने होते हैं, टीचर्स कभी कोई गया होता है, कभी कोई कहीं गया होता है, तो टीचर्स ही नहीं मिल रहे होते। ठीक है, टीचर्स ही नहीं मिल रहे होते। तो आपको बड़ा 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 वेट करवाते हैं टीचर्स, कोई घंटे, कोई इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया, कोई बच्चे लेने चला गया, कोई नमाज पढ़ने चला गया, कोई इधर को, मतलब टीचर्स जो है इतने ज्यादा टीचर्स के साइन करवाने हैं आपने। ठीक है, 3 4 टीचर्स के तो आपके साइन होंगे, तो वो ही मिलते मिलते जो है काफी टाइम हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। ये अब डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा होंगे? डॉक्यूमेंट्स में देखो, सबसे पहले तो आपका सीएनएसी, ठीक है, आपके सीएनएसी की फोटो कॉपी, फोटो कॉपी ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी। आपके फादर का सीएनएसी और उनकी फोटो कॉपी। आपकी तस्वीरें, ठीक है, जितनी भी तस्वीरें वो कहेंगे, 3 तस्वीरें कहें, 4 तस्वीरें कहें, ठीक है, ठीक है। जो, अच्छा एक सवाल है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के टीचर से साइन करवाने या सबसे? देखो, आपने जो भी GS10 के ऊपर जो भी सब्जेक्ट का नाम लिखना है ना, उसके टीचर से आपने साइन करवाने हैं। वो इलेक्टिव है या वो कंपलसरी है, ठीक है, इलेक्टिव है या कंपलसरी है, सब टीचर्स के साइन होते हैं। GS10 का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि सब टीचर्स के साइन करवाने होते हैं, ठीक है। इलेक्टिव के भी टीचर्स के साइन करवाने, जो आपने इलेक्टिव रखना है उसके टीचर्स के भी आपने साइन करवाने हैं, और जो आपने जो है वो दूसरा रखना है उनके टीचर्स के भी आपने साइन करवाने हैं। मैं कोशिश मेरी है कि जिस दिन ये काम होगा ना, ये मेरिट लिस्ट लगने के बाद शायद मैं यूएफ चक्कर लगाऊं, तो अगर मैं आया तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को, अगर किसी को मुश्किल हुई, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हुई, तो मैं अगर यूएफ के अंदर अवेलेबल हुआ उस दिन, तो फिर मैं उधर होऊंगा। आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट करके, मैं DGS के पास ही होऊंगा, तो आप लोग फिर मुझे वहीं पे ही, किसी को जरूरत हुई पूछने की, क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने पहली दफा यूनिवर्सिटी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं हुई। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली दफा यूएफ में जाना है, बल्कि एमफिल का तो टेस्ट दिए, पहली दफा नहीं जाना, एमफिल का तो टेस्ट दिया हुआ है। तो अगर फिर भी किसी को हुआ, ठीक है, तो किसी को अगर कोई इशू हुआ तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, ठीक है, तो वो आपको मैं गाइड वगैरह कर दूंगा कि कौन सा किधर वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद, ये मेरा कंफर्म नहीं है, मैंने वैसे ही कहा, क्योंकि मेरा यूएफ चक्कर लगना तो है। अब किस डेट को लगता है, ये हो सकता है कि 13 के बाद लगे या 13 से पहले भी लग सकता है। अगर मेरा 13 के बाद लगा तो फिर मैं बता दूंगा, अगर ना लगा तो ना से। तो उसके बाद, अच्छा, अब इसके अलावा और क्या बात थी? एक तो जीएसटी, हाँ, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे थे। पिक्चर्स, 3 पिक्चर्स कही है तो 3 पिक्चर्स, 4 कही है तो 4। एक पिक्चर जो है वो फ्रंट से अटेस्ट होगी, ठीक है, एक पिक्चर जो है वो फ्रंट से अटेस्ट होगी। बाकी मेरे ख्याल से 3 पिक्चर्स थी, तो वो बैक से टेस्ट होंगी। अगर 6 पिक्चर्स हुई हैं, 5 पिक्चर्स हुई, तो एक फ्रंट से टेस्ट होगी, बाकी बैक से टेस्ट होंगी, ठीक है, बाकी बैक से टेस्ट करवानी है। फिर इसके अलावा आप लोगों ने और क्या देना है? मैट्रिक का, मैट्रिक की सनद और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, ठीक है, इसकी फोटोकॉपी को टेस्ट करवाना है, ठीक है। अब वो आपको, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने 4 4 मांगी है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वीडियो मेरी देखी है, किसी ने मेरी वीडियो देखी है, वीडियो। रुके 1 मिनट, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितनी कितनी मांगी थी। ये पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर मैंने क्लिक किया, 2022, 4 है उधर। जी बिल्कुल, 4 4 ही है फिर। 4 आपने मैट्रिक की सनद की फोटोकॉपियां करवानी है, 4 आपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपियां करवानी है, 4 आपने FA FSC के रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपियां करवानी है, 4 आपने FA FSC की सनद की फोटोकॉपियां करवानी है, 4 आपने फोटोकॉपीज करवानी है उसकी, जो आपकी DMC है या आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसकी करवानी है। या 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो 7वें सेमेस्टर की 4 फोटोकॉपीज है वो, ठीक है। फिर इसके अलावा 4 फोटोकॉपीज आपने डोमिसाइल की करवानी है, आपने डोमिसाइल भी बनवाना है अपना, डोमिसाइल बना हुआ है ना सबका, तो डोमिसाइल होना जरूरी होता है, तो डोमिसाइल की 4 फोटोकॉपीज करवानी है। फिर इसके अलावा आप लोगों ने क्या करवाना है? करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका BS, अगर एमफिल में अप्लाई करना है तो BS का करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, BS का करेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी 4 फोटोकॉपीज करवानी है। अगर PhD में अप्लाई करना है तो एमफिल का करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, जब आप लोगों ने मैट्रिक की थी ना, तो आप लोगों ने FA FSC में अप्लाई करने के लिए तब करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था। जब आप मैट्रिक का करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था FSC में अप्लाई करने के लिए। जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे तब आपने FA FSC का करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। इसी इसी तरह ही जब आप एमफिल में अप्लाई करते हैं तो फिर आप BS का करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है या है, ठीक है, नहीं है, तो आप जो है वो कल सुबह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करो, 0419
200,189। ये एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स को डील करते हैं। इनसे आप पूछ लो कि मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। तो 04192000189। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा अच्छा जी, 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, हाँ जी, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है फ्रंट से टेस्ट होगी, और 3 जो है वो बैक से होंगी। करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो गया, डोमिसाइल भी हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट्स तो तमाम यूनिवर्सिटीज के बच्चों को चाहिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के ही हैं, वो जब एमफिल में अप्लाई करेंगे तो उन्होंने कोई एनओसी वगैरह जमा नहीं करवानी। ठीक है, जो यूएफ के अपने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई एनओसी वगैरह जमा नहीं करवाना। ठीक है, उन्होंने कोई एनओसी वगैरह जमा नहीं करवाना। तो इसके अलावा एनओसी जमा नहीं कर, जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्होंने बीएस यूएफ से नहीं किया, वो एनओसी जमा करवाएंगे। वो एनओसी बनवाएंगे, एनओसी। ठीक है, एनओसी बनवाएंगे। एनओसी को शायद ई2 फॉर्म भी कहते हैं। अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कहते हैं। रुके एक मिनट, ये जरा मैं देख लूं यहाँ पे। अ, यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स का होगा। एनओसी, एनओसी जो है वो 1 महीने तक जमा करवाया जा सकता है। 1 महीने तक जमा करवाया जा सकता है। ठीक है, 1 महीने तक का टाइम होगा। अच्छा, ये मेरिट लिस्ट भी आ रही है पिछले साल की। तो सेकंड ईडीएम, एक में रुकिएगा, मैं जरा वो एक फाइल ओपन कर लूं जिसमें एनओसी वगैरह का लिखा होगा। मैं वो जरा ओपन कर लूं एनओसी वगैरह का ना। अच्छा, ये मेरिट लिस्ट के अंदर जो है ना, ये जब आप लॉग इन करेंगे तभी आपको मेरिट लिस्ट नजर आएगी, वैसे नजर नहीं आएगी। तो एनओसी, 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 एनओसी किधर गया। तो एनओसी का कहाँ पे है। एक मिनट रुके जरा, मैं ये ओपन कर रहा हूँ, एनओसी वाला ढूंढ रहा हूँ। एक सवाल है, अगर फी जमा करवा दें तो डॉक्यूमेंट्स भी उसी फी की डेट तक सबमिट करवाने हैं या बाद में देखें, उसी डेट तक करवाने हैं। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि उस डेट तक जस्ट फीस जमा नहीं करवानी, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं, जस्ट फीस जमा नहीं करवानी, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं उसी डेट तक। ठीक है, उसी डेट तक आपके डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे। तो अभी वो एनओसी वाला मुझे मिल नहीं रहा। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट नहीं होते, उधर कैंपस में जाना पड़ेगा आपको। एनओसी डिफरेंट है, करेक्टर सर्टिफिकेट डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ जी। रुके एक मिनट जरा, दें मुझे। रुके एक मिनट, मैं जरा बताता हूँ। मेरिट लिस्ट लगने के बाद ये नोटिफिकेशन लगेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट लगने के बाद ये नोटिफिकेशन लगेगा। ठीक है, इस तरह का एक नोटिफिकेशन लगेगा, इस तरह का एक नोटिफिकेशन लगेगा मेरिट लिस्ट लगने के बाद। ठीक है, तो ये नोटिस लगेगा मेरिट लिस्ट लगने के बाद ना, ये नोटिस जो है वो लग जाएगा। तो जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी ये नोटिस आएगा। तो इसके अंदर देखें, दिख पॉइंट नंबर 4, बल्कि ऊपर जरा पढ़ें, पॉइंट नंबर 3 को भी पढ़ें, और पॉइंट नंबर 3 को भी पढ़ें, और पॉइंट नंबर 4 को भी पढ़ें। ठीक है, तो the selected candidates are required to bring original documents for verification from the officials of
ग्रेजुएट स्टडीज यानी आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने हैं। जमा तो फोटो कॉपीज होंगी, लेकिन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लेकर जाने हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों ने साथ लेकर जाने हैं। बेशक फोटो कॉपीज जमा होंगी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आप लोगों ने साथ लेकर जाने हैं। उसके बाद क्या आता है जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद सबमिट 3 कॉपीज ऑफ ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विथ 3 फोटोग्राफ्स एंड एडमिशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट। तो 3 3 फोटोकॉपीज जमा करवानी है जो अटेस्ट हो, गवर्नमेंट के किसी भी ग्रेड 16 17 के मुलाजिम से अटेस्ट करवा के जमा करवानी है। ठीक है, अटेस्टेशन घर से करवा के जाना, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और अटेस्टेशन घर से करवा के जाना। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जी अगला जो है क्या कहता है, एडमिशन फॉर्म ड्यूली एंड एडमिशन एडमिशन फॉर्म जब आप प्रिंट करेंगे ना, उसके ऊपर साइन कर लेना, एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन कर लेना, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट टू टू कंसीडर्ड ऑफिशियल। उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 4, मैंने आगे वैसे ही ग्रुप के अंदर भी पेज भेजा था, लेकिन आप लोग नवाब हैं, जो भी चीज मैं ग्रुप के अंदर भेजता हूँ आप लोग देखने की जहमत नहीं करते। तो ये जो पेज था मैं पहले भी कोई 2 हफ्ते या 10 दिन पहले भी मैं ग्रुप के अंदर ये भेज चुका हूँ, अगर किसी ने तब पढ़ने की जहमत की हो। पॉइंट नंबर 4 है द कैंडिडेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी मस्ट सबमिट एनओसी। अच्छा, वो कैंडिडेट जो दूसरी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने एनओसी जमा करवाना, एनओसी या एनओसी एंड E2 फॉर्म। ये आप लोगों ने अपनी अब यूनिवर्सिटीज में जाना है और वहां से एनओसी लेना है और E2 फॉर्म, एनओसी और E2 फॉर्म लेना है, फॉर्म विद इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर के अंदर अंदर, लेकिन ये आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं देते। तो पहले विद इन फर्स्ट सेमेस्टर, अदरवाइज देयर एडमिशन वुड बी कैंसल्ड। ठीक है। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एनओसी और E2 फॉर्म बनवाना है, और ये एनओसी और E2 फॉर्म बनवाना है। ठीक है। तो ये, अच्छा उसके बाद यहाँ पे GS10 फॉर्म का भी लिखा हुआ है, ग्रेजुएट स्टडीज से मिलना है GS10। ठीक है। तो जिन बच्चों ने सब कैंपस में अप्लाई करना है उन्होंने सब कैंपस में जाना है, जिन स्टूडेंट्स ने सब कैंपस में अप्लाई करना है ना उन्होंने सब कैंपस में जाना है। यानी जिसने टोबे में अप्लाई करना है वो टोबे वाले सब कैंपस में जाएंगे, जिन्होंने बुरे वाला अप्लाई करना है वो बुरे वाला में जाएंगे। ठीक है, अपने जिस जिस कैंपस में आपने अप्लाई करना है ना उस कैंपस में आप लोगों ने जाना है। ठीक है, तो सब कैंपसेस में जिसने अप्लाई करना है वो सब कैंपसेस में जाएगा। ये पेज ना जब जनवरी में एडमिशन हुए थे ना तो वो उसका ये पेज है। तो अब तो नया पेज आएगा, लेकिन ये पुराने वाला पेज मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ये पुराने वाला पेज भी ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, इसे जरा पढ़ लेना। लेकिन नए वाले पेज को पढ़ लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन चेंज हो सकता है। जो नया पेज आएगा, नए अब जो मेरिट लिस्ट लगनी है उसका जो पेज आएगा, उसके अंदर मे भी डॉक्यूमेंट्स के 2 2 सेट मांगे हों, मे भी डॉक्यूमेंट्स के 4 4 सेट मांगे हों। तो ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद वालों की डिमांडें बदलती रहती हैं, 4 4 भी मांग सकते हैं, 2 2 भी मांग सकते हैं, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको पढ़ लेना कि कितने सेट ऑफ डॉक्यू कितने जो है ना फोटोकॉपीज आपने जमा करवानी है। तो उसको जरा पढ़ लीजिएगा कितनी कितनी फोटोकॉपीज जो है वो जमा होंगी। ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब लगता है? जब मेरिट लिस्ट लगती है। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले तैयार कर लें, डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रिपेयर कर लें। अच्छा, आप कितनी डिग्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस किस के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपने जी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ये दोबारा जाएं इसके ऊपर, यहाँ पे दोबारा रुके 1 मिनट। ये हम गए जी दोबारा यहाँ पे विंटर, ये विंटर 2023-24 में दोबारा गए हम। ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पे वापस जाएं, दोबारा जाएं, और यहाँ पे है फी स्ट्रक्चर, जो फीस है उसका स्ट्रक्चर है, इसको देखें, फी स्ट्रक्चर को देखें आप लोग फी स्ट्रक्चर को देखें कि कितनी फीस वगैरह जमा होगी। उसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023-2024, इसको डाउनलोड करें और पढ़ें कि आप लोग जो है वो किस किस के अंदर एलिजिबल हैं, यानी आप किस किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें, मैं ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा। इस फाइल के अंदर देखें लिखा हुआ है
कि एमएससी एग्रोनॉमी एंटोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये डिग्री का नाम लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड है। इसी तरह ये लिखा हुआ है एमएससी ऑनर्स एग्री बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये डिग्रीज लिखी हुई हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। फिर नीचे ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सीड साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एमफिल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एग्री साइंसेज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले भी, डीवीएम वाले भी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी, पोल्ट्री साइंस वाले भी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स वाले भी। ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस जिस में आप एलिजिबल हैं इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये फाइल के अंदर पढ़ लेना कि आप किस किस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर जाके फाइल को जरा देख के, E2 फॉर्म क्या होता है, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके उन्हें कहना कि मैंने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद एडमिशन लेना है। वो कह रहे हैं कि हमें एनओसी और E2 फॉर्म दो। तो वो आपके कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले जो है E2 फॉर्म जो है वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है। E2 फॉर्म जो है वो आपको बना के दे देंगे। अब मैंने खुद कभी नहीं बनवाया एनओसी या E2 फॉर्म, तो मुझे आइडिया नहीं है कि E2 फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो आज का सेशन जो था वो यहाँ तक ही था। मेरिट लिस्ट कितनी लगती हैं ये कोई कंफर्म बात नहीं होती कि मेरिट लिस्टें कितनी लगती हैं। अगर पहली मेरिट लिस्ट में 60 लोगों का नाम आता है, 60 लोगों का नाम आता है, और 60 के 60 लोग फीस जमा करवा देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट नहीं होगी। अगर 60 लोगों में से 40 लोग फीस जमा करवा देते हैं, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में 20 सीटें जो हैं वो अनाउंस होंगी, क्योंकि 20 लोगों ने फीस जमा नहीं करवाई। तो उनकी जगह फिर अगले जो 20 बंदे हैं उनको मौका दिया जाएगा फीस जमा करवाने का। ठीक है। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट के 20 लोगों में से भी 10 लोग फीस जमा करवा देते हैं, 10 नहीं करवाते, तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी उन 10 लोगों की जगह जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई या डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए, GS10 जमा नहीं करवाया। अगर आपने जस्ट अकेली फीस जमा करवाई, डॉक्यूमेंट्स जमा ना करवाए, फिर आपका काउंट नहीं होना। फिर आप फीस चालान को लेके बैठे रहना, आपका एडमिशन नहीं होना। ठीक है। एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है। फिर एक सवाल है, सर मैंने मेन कैंपस में मॉर्निंग में जैसे अप्लाई किया है, अब मैंने आप दी है, आप उनसे कांटेक्ट करें, वही आपको बता सकें कि अब क्या होगा। सर यूएफ में स्कॉलरशिप मिल जाती है इजीली। एमफिल में कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए आपको? स्कॉलरशिप तो उनको मिलनी चाहिए कि जो अर्न नहीं कर सकते। देखो आप लोग एमफिल किस मजबूरी में कर रहे हो? कौन सी ऐसी मजबूरी है आप लोगों के जो आप लोग एमफिल कर रहे हो? मुझे बताएं आप लोगों को मजबूरी कौन सी है कि आप लोग, अगर आप लोग फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदा का वास्ता है, मेरा मशवरा एज अ टीचर, एज अ सीनियर, मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि ना खुद तंग होना, ना अपने घर वालों को तंग करना। अगर फी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो एमफिल में एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं। एमफिल इज जस्ट अ पीस ऑफ, एमफिल उसके लिए बनाई गई थी जिसने आगे पीएचडी भी करनी है। एमफिल करके आप किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में तो लग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 16 जो एजुकेशन जो है, जो बीएस है, उसकी बेस के ऊपर भी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट भेजता हूँ, किसी एक गवर्नमेंट जॉब में कहा हो कि एमफिल रिक्वायर्ड है। आज अभी ये फ्री हो जाऊं तो मैंने एक लिस्ट भेजनी है गवर्नमेंट जॉब्स की, उसमें मुझे पढ़ के बता देना कोई एमफिल रिक्वायर्ड हो। एमफिल तो वो लोग करते हैं कि जिनके पास पैसे हैं, टाइम है। ठीक है, वो कर लें। ये तो एक भेड़ चाल है। ठीक है, कि सारे जो है ना वो एक पूरी की पूरी कौम, ठीक है, उस घोड़े की तरह एमफिल में एडमिशन ले रही है कि जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और घोड़े ने सीधा चलना है। ठीक है। तो एमफिल का पर्पस क्या था? एमफिल का पर्पस होता है कि पीएचडी से पहले एक डिग्री करवा देना ताकि बच्चों को रिसर्च का आइडिया हो जाए और पीएचडी में वो उनके काम आए। एमफिल इज नॉट कंपल्सरी। एमफिल कंपल ठीक है। एमफिल तो किसने कहा आपको कि एमफिल कंपल्सरी है? यूएफ का कोई फोर टेस्ट नहीं होता, कोई चौथा टेस्ट नहीं है, 3 टेस्ट होने हो गए हैं। अब कोई टेस्ट नहीं होना। एडमिशन में अप्लाई करें, अगर अप्लाई नहीं करोगे तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है? तो अप्लाई करो एडमिशन के लिए, 11 सितंबर से पहले पहले अप्लाई।
11 से आप लोग अप्लाई करें। ठीक है। गूगल लाइसियम का बैच नंबर 22 जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है जी। ठीक है। आप लोगों के ग्रुप के अंदर मैंने तमाम इंफॉर्मेशन भेजी भी हुई है, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे मैसेज करें। गवर्नमेंट जॉब्स की आप लोग अभी से तैयारी करें, गूगल लाइसेंस का जो है वो सेशन ज्वाइन करें, और अभी से अपने आप को प्रिपेयर। ठीक है। तो आपके जो है वो आपको जॉब देनी आपको जॉब मिलनी है पीपीएससी टेस्ट क्लियर करके। ठीक है, पीपी टेस्ट क्लियर करके जो है वो आपको नहीं है। तो अगर किसी के माइंड में ये हो कि मुझे जो है वैसी जॉब मिल जाएगी एमफिल करके, तो वो नहीं मिलती। एमफिल करने से सिर्फ प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल वाले आपको रख लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पीपीएससी करना है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पीपीएससी करना है। तो आज का सेशन जो था वो यहाँ तक ही था। अभी मैंने अपने बैच नंबर 20 और 19 को क्लास पढ़ानी है। आप में से अगर किसी ने वो क्लास अटेंड करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का मेथड जो है वो पता चल जाएगा। तो किसी ने क्लास अटेंड करनी है तो वो कर सकता है, बाकी लोग जो हैं वो छुट्टी कर जाएं। ठीक है। तो मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, पीपीएससी की तैयारी कैसे करवाता हूँ, पीपीएससी में सवाल कैसे आते हैं, ठीक है, वो अभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा हूँ। किसी ने अगर देखना है कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ, वैसे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों को मैथ करवाई है। ठीक है। आप लोगों को अगर मैथ की क्लास में नहीं पता चला तो अब किस तरह पता चलना। तो अभी जो है वो बैच नंबर 19 और 20 को पढ़ाऊंगा। सर एक क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट के हाईएस्ट मार्क कंसीडर, जी बिल्कुल, जिस टेस्ट में भी आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो आपके कंसीडर होंगे। ठीक है, वो आपके कंसीडर होंगे, जो भी हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। जी सुनेहा, बोल के पूछ लो। सर मैंने ये पूछना था कि एक सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं एमएस के लिए। ये कोई कंफर्म नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों की मर्जी है। 100 कर दें, 50 कर दें, 60 कर दें, 80 कर दें, 90 कर दें, वो कभी बताते ही नहीं है कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं। वो जितने उनका दिल करता है वो रख लेते हैं। ठीक है, वो लोग नहीं बताते कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं कितनी नहीं है। जितना उनका दिल करता है ना, जितनी उन्हें फीस चाहिए होती है उतने वो रख लेते हैं। ठीक है। तो उनके मूड की मर्जी है, उनके दिल की मर्जी है कि वो कितने लोगों को रखें। ठीक है, ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को एंटरटेन करते हैं। उनके पास सीट्स ही सीट्स हैं जितने उनको पैसे चाहिए, जी बिल्कुल। यूएफ जो है वो पाकिस्तान की एक टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। ठीक है, उसकी रैंकिंग जो है वो टॉप 4 के अंदर आती है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। ठीक है, रैंकिंग के एतबार से तो टॉप है। एमन रजा आपका माई कौन था?